मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक कृतिका जो अंतिम पाठ्यक्रम में है, सामना सामना हाथ जोड़, लिखा है मधुकांत करिया ने। जो पाठ्य पुस्तक है, मूल पाठ के शब्द हैं, गद्यांश हैं, उनको मैं पढ़ करके उसका भावार्थ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब पुस्तक खोल लीजिए और हमारे साथ उसको पढ़िए और मैं उसका आशय स्पष्ट करते हुए आज प्रयास करूँगा कि आपका यह पूरा पाठ समाप्त हो जाए। लंबे पाठ है, उपन्यास के एक अंश है, इसलिए वक्त लग रहा है। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। लेखिका हिमालय पर्वत का भ्रमण करने गई है। हिमालय पर्वत पर भ्रमण करने गई है। हिमालय पर्वत पर भ्रमण करने गई है। उस पर्वतीय क्षेत्र के सौंदर्य का, उस पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण का, पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की दयनीय दशा का सुंदर वर्णन इस पाठ में लेखिका ने किया है। मधुकांत करिया इसकी लेखिका। पढ़ते हैं आगे। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार टकराती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। लेखिका तिस्ता नदी की धार तक पहुंच गई। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कम था, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। जल देवता, जल वरुण देवता, जल के हमारे संदेश को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। ऐसी ऋषि मुनियों की मान्यता है। किसी कार्य को करने के पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प लेते हैं, जिससे कि उस कार्य का उनका संकल्प बल बहुत मजबूत हो। तो वरुण देव को, पानी को साक्षी मान करके अपने उस अनुष्ठान के, अपने उस कार्य का संकल्प लेते हैं। तो याद आया, लेखिका को संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। क्या संकल्प लेती है? अंदर जो परपंच चल रहा है, मन जो अशांत है, मन में जो छल कपट परपंच आदि विकार भरे हुए हैं, ये सारी की सारी तामसिकताएं इस निर्मल जल की धार में बह जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितिन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक। सब आनंद ले रहे हैं उस रात्र में। कहाँ टिके हुए हैं? लायंग में टिके हुए हैं। लायंग स्थान है, पहाड़ी स्थान है। मस्ती और मगनता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका भी नाचने लगे। खूब मस्ती में आनंद लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। जब अवसर मिले, हम लोग एक साथ में हों, अपने परिवार में हों, अपने भाई, अपनी भाभी, अपने माता पिता या अपने मित्रों साथियों के साथ जहाँ भी हो, प्रेम से रहें, आनंद से रहें, मस्ती में रहें। लड़ाई झगड़ा न करें एक दूसरे से। देखिए, लेखिका भी मस्त है। ये सब एक दूसरे के मित्र हैं, सैलानी हैं। 8-10 लोग हैं, गाड़ी में गए हैं, बस में गए हैं, सब एक दूसरे के मित्र हैं। कितना आनंदमय समय व्यतीत कर रहे हैं। मिलजुल करके देखिए कैसा आनंद लेते हैं। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि कुमारियों भी मात करते हुए जो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। 50 वर्ष की उम्र थी, खूब सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। खूब मस्त थी वो, उम्र 50 साल थी और ऐसा नृत्य किया उसने कि सब दंग रह गए। बहुत आनंद में थी। लायंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार, ये उनके जीवन यापन का साधन है। यही काम धंधा करते हैं लोग।
सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यप हम सी लेवल से 14,000 फीट, सी लेवल समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों में आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। बर्फ से ढके पहाड़ देखना चाहती है, कहती जन्नत माने स्वर्गलोक। ये पहाड़ ये किसी स्वर्गलोक से कम नहीं है। और ऐसी मान्यता है कि वही स्वर्गलोक है भी। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत को पार करने के बाद बताते हैं वहीं दिव्यलोक है। वो दिव्यलोक स्वर्गलोक की सीढ़ी है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नौयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएगी। वहां बर्फ नहीं मिली, कटाओ अगर जाएगी वहां बर्फ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, वहाँ लोग जा नहीं पा रहे थे और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। जब लोग जाएंगे नहीं, गंदगी नहीं होगी, साफ सफाई रहेगी, एकदम प्राकृतिक रहेगा। व्यक्ति वहाँ पहुँच जाएगा तो उसको अप्राकृतिक बना देगा, कृत्रिम बना देगा, रास्ता बना देगा, दुकान लगा देगा, न तो कुछ कर देगा, तो फिर प्राकृतिक नहीं रह जाएगा। वहाँ का वातावरण कृत्रिम हो जाएगा, बनावटी हो जाएगा। कटाओ जब आए उसे 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नौयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुटुक कर लिया था। मैंने महुआ रखी थी खाली, गाय आकर के मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। मीठी झिड़कियाँ माने प्रेम से डांट करके गाय को भगा दिया, मारा पीटा नहीं। वहाँ गाय को बहुत सम्मान करते हैं, जानवर सबका सम्मान करते हैं, तो मारा पीटा नहीं, उसे प्रेम से डांट के भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता और खतरनाक था, बहुत खतरनाक रास्ता था और उस पर धुंध और बारिश जितने लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादल को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्ते के आसपास ने हमें मौन कर दिया। बड़ा खतरनाक रास्ता है, कैसे जीप जा रही है आप देखिए, पढ़ रहा हूँ। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास, माने एक थोड़ी सी गलती हो जाए सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भरी, सावधानी से मौत टली। इफ यू आर मैरिड, यदि आप विवाहित हैं, डाइवोर्स स्पीड मतलब तलाक होता है, जल्दी से तलाक देते हैं। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भरी, सावधानी से मौत टली। यह सब इसलिए लिखा था कि आप आराम से चलें, इत्मीनान से चलें, जल्दबाजी न करें। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली बड़ी स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर जितना कटाओ सुंदर है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बच रही गई हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने तेजीपूर्वक कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है। बर्फ ऐसे लग रहा था जैसे कोई ताजा पाउडर वहां छिड़क दिया हो, ऐसे बर्फ लग रही थी। लगता है कि रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह। हम सब ओर गिरी हुई बर्फ में जीप की खिड़की से मुंडी सर निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक कितने ने पूछा कैसा लग रहा है। मैंने जवाब दिया,
वह नेपाली बोली कहाँ से सीखी। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी, बर्फ गिरने लगी। तिम्रो माया सैथे मलाई सताउँछ, नेपाली भाषा है। तिम्रो माया सैथे मलाई सताउँछ, तुम्हारा प्यार सदैव रुलाता है। चहुओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता देख के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह, नितिन भी गाने लगा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ पर सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पांव छन छन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था, मन बड़ा पवित्र हो रहा था, पैरों में छनछनाहट आ रही थी। खूब आनंदमय दृश्य था उस समय। भीतर मेरे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, कभी लेखिका कह रही है, पर कटाओ यूं थान और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। वहाँ दुकान नहीं थी, बस्ती नहीं थी, कोई रहता नहीं था। इस कारण यहाँ दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। जब महानगर जाऊं अपने अंदर इसको देख सकूं, इसलिए अपने अंदर चित्र खींच रही थी, अंदर समाहित कर रही थी संपूर्ण दृश्य को। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे हैं। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन सुखिना का महामंत्र जप पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा सा बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करवा का अवतार खुद बन जाए। लेखिका बताना चाहती है कि यही पावन स्थान है, यही खूबसूरत शीतल स्थान है जहाँ हमारे ऋषि मुनि निवास करते थे, और यही रह करके उन्होंने अच्छे अच्छे मंत्रों की खोज की, सुंदर सुदृढ़ संस्कृत के साहित्यों की रचना की। और यहीं से लिखा गया होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अयं निजः परमो वेद, गणनालक् चेतसां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यहाँ जाने पर सारी मन की मलिनता दूर हो जाती है, अंदर का सारा ताप नष्ट हो जाता है, बड़ी शीतलता मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। उसको देवभूमि कहा गया है। तो वीडियो लंबा न हो जाए, अब मैं अगले वीडियो में इस पाठ को समाप्त करूँगा। बस आज यहीं तक। बहुत बहुत